चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इसी पेज पर, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में बड़ी लंबी उम्र है इसकी, अभी नाम लिया था। अभी ठीक हो तुम? नाम ले भाई। अभी नाम लिया था तुम्हारा कि कहाँ हो? चलिए देखिए, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है पेज नंबर 88 पर, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको। ठीक है, देखिए द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो पहले एक काम करिए, एक ना रेक्टेंगुलर फील्ड बना दो। हमने रेक्टेंगल बना लिया, तो रेक्टेंगल की नेमिंग कर दी ए बी सी डी, ये हो गया। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अच्छा, अब देखने से समझ में आ रहा है शॉर्टर साइड कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो हम ये काम करेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड ए डी इज इक्वल टू वाई। ये जो एक्स है इसके बीच में, इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड, और ये जो वाई है इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए शॉर्टर साइड। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है हमको कि एक लंबी साइड है और एक छोटी साइड। अच्छा, अब क्या करेंगे, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि मुझे डायगोनल बनाना है। हमने डायगोनल बना लिया, और ये मैं जानता हूँ कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। $60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. तो पहली चीज इन्होंने बोली है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो डायगोनल क्या है, AC। अच्छा, मैंने ना AB को लिया x, AD को लिया y, तो जब AB x है तो बेटा CD भी x ही होगा रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से। तो जब ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, और मैं सीधा लिख दूं यहाँ पर, वन वेरिएबल में हो सकता है क्या वन वेरिएबल में हो सकता है, हो सकते हैं, मैं कर लूँगा अभी, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूँगा। इसको मैं लिख दूँ सीधा √x² + y²। ये बता दो, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम बच्चा जानता है कि ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका अंडर। तो ये मैंने सीधा इसी में लिख दिया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इज हाइपोटेन्यूज यानी कि डायगोनल, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल क्या है, AC। ये शॉर्टर वाली साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, शॉर्टर वाली साइड क्या है y, और उससे 60 मीटर ज़्यादा है, यानी कि उसमें 60 ऐड कर दो तो वो डायगोनल के इक्वल हो जाएगा। समझ गया? ठीक है, तो अब AC की वैल्यू डालो यहाँ पर। AC की वैल्यू क्या है, √x² + y²। ठीक है, इज इक्वल टू y + 60। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दो इसको। उसके बाद एक कंडीशन और इन्होंने दी है, और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है वो छोटी वाली साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो लिखिएगा ऑल्सो ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, also it is given that longer side is 30 meters more than the shorter side। लॉन्गर वाली साइड जो है वो शॉर्टर वाली साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। शॉर्टर साइड प्लस 30 मीटर, सब कुछ मीटर में ही दे रखा है यहाँ पर। लॉन्गर साइड कितनी है भाई, x, शॉर्टर साइड है y, तो x की वैल्यू है y + 30। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करिए,
ये जो इक्वेशन नंबर 2 में जो x की वैल्यू जो y प्लस 30 y की टर्म्स में आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करो। ठीक, लिखिएगा सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की जो ये वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में आप डाल दीजिए। तो x की वैल्यू क्या है, y प्लस 30, तो y प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू वाई प्लस 60। ठीक है, अंडर रूट में समझ गए ना मेरी बात भाई, x की जगह मैंने y प्लस 30 डाल दिया, बाकी सब कुछ y के टर्म्स में रहने दिया। क्लियर है? उसके अंदर x का पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया तो वैल्यू आई है। हाँ, x की वैल्यू y प्लस 30 डाल दी यहाँ पर, बस इसमें समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अब जरा देखो y प्लस 30 का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 30 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 60। अब क्या है कि इस तरफ हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये क्या आ गया 2y स्क्वायर प्लस 60y प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 इज इक्वल टू y प्लस 60। अब एक काम करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरफ तो सारी की सारी टर्म पूरा अंडर रूट के अंदर है और उधर वाली टर्म नॉर्मल है। स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर का स्क्वायर रूट तो हट गया, इसको सीधा लिख रहा हूँ 2y स्क्वायर प्लस 60y प्लस 900 और इधर हो जाएगा y प्लस 60 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो अब इसको लिखिएगा 2y स्क्वायर प्लस 60y प्लस 900, ये तो एज इट इज रहा। और राइट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 और प्लस 2 इंटू वाई इंटू 60 का। तो भाई ये हो गया हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 60y प्लस 900 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 120y प्लस 3600। ये हो गया, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 60y माइनस 120y प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर 60y माइनस 120y कितना हो गया, माइनस का 60y और 900 माइनस 3600 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, हम मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग इसकी कैसे होगी, देखिए वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 है, तो 1 को अगर माइनस 2700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2700 ही आएगा। और जो 60 है, 60 के बारे में ऐसे ही सोच लो, 90 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 60। ठीक है, और 90 इंटू 30, 9 3 ज़ा 27, 90 इंटू 30 2700 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे माइनस का 60 चाहिए, माइनस का 60 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, माइनस 90y प्लस 30y, माइनस 90 प्लस 30 करूँगा तब माइनस 60 आएगा। अगर प्लस 60 चाहिए होता तो प्लस 90y माइनस 30y करता। दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ये 1y स्क्वायर है, अब मैं मान लो यहाँ पर 90y और माइनस 30y कर दूँ। ठीक है, तो 90 प्लस 90 माइनस 30 करा तो प्लस का 60 आ जाएगा ना। दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 90 इंटू माइनस 30, उनका मल्टीप्लिकेशन तो माइनस 2700 आ गया।
वो तो ठीक है, लेकिन बीच में इनके डिफरेंस से मुझे प्लस का 60 मिल रहा है, तो क्या करें, यहाँ तो लगा दो माइनस और यहाँ लगा दो प्लस। उससे क्या होगा, -90y + 30y -60y बन जाएगा, और -90 इंटू +30 -2700 बन जाएगा। इस तरह से माइनस प्लस देखते हैं, समझ गए? इज इक्वल टू -2700 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें से y आ रहा है कॉमन, y कॉमन ले लिया तो इधर y बचा, y -90, 30y -2700, तो यहाँ से आप क्या करें 30 ले लें कॉमन, तो इधर बचेगा y माइनस -90 इज इक्वल टू 0। इधर भी y -90, इधर भी y -90, तो y -90 कॉमन ले लिया, और इधर क्या बचेगा y, और इधर क्या बचेगा +30। मैं ये कहूँगा यहाँ पर y -90 इज इक्वल टू 0 और y +30 इज इक्वल टू 0। -90 को अगर उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +90, तो y की वैल्यू हो गई +90 और y की दूसरी वैल्यू हो गई -30, ठीक है। अब 90 तो ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकता, क्योंकि y क्या है, रेक्टेंगल की साइड है, लेंथ है, तो जो लेंथ होती है वो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए इसको तो छोड़ दिया, इसको ले लिया। तो इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमको साइड्स निकालनी थी, मतलब x और y निकालना है। y इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू y +30, x इज इक्वल टू y +30, मतलब x इज इक्वल टू 90 +30, तो x इज इक्वल टू 120 मीटर। तो ये तो 120 मीटर आ गया, या 90 मीटर आ गया, बताइए जी। और कोई बस ये दो क्वेश्चन इसका देखिएगा ना। 4th और 5th नहीं सर, ये क्लास में कहाँ थी? अच्छा लास्ट वाला 5th 37 पेज नंबर। चलिए जी, अब जरा पॉलिनोमियल पर आ जाओ। पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.4 का पेज नंबर 37 पर है। 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी बता रहा हूँ 2.4 का 2.4 का वो ऑप्शनल है, लेकिन कुछ स्कूल्स में क्या है कि ऑप्शनल में से भी पूछ रहे हैं इस बार। ये अनुष्का तुमने डाउट भेजा है कि अभी अपना? हाँ हाँ, चलिए अभी बता रहा हूँ। कौन सा वाला है इसमें, पूरा शीट भेजिए, इसमें कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 26 और 29। 26 और 29, ठीक है, 2 मिनट वेट करो बस। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 -6x³ + 16x² - 25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। सर हमारा लॉन्ग डिवीजन नहीं आता। सर हमारे स्कूल में तो कुछ भी नहीं आता, बस चैप्टर ही लिखे हुए हैं। पॉलिनोमियल को भी नहीं आता लॉन्ग डिवीजन। चलिए देखिएगा, उन्होंने बोला इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 -6x³ -6x³ + 16x² - 25x + 10 -25x + 10 ये दे रखा है, और इसको डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² - 2x + k।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये बड़ा पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है। अब देखिए पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये ना इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। तो ये क्या रहा था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक है नहीं सिलेबस में, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए इसमें सबसे बड़ी पावर 4 भी ना होती, 3 भी होती, क्यूबिक भी होता, वो भी नहीं है इस बार सिलेबस में। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, लॉन्ग डिवीज़न कैसे होता है और उसमें जो अननोन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे निकाले जा सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करे जा सकते हैं, इसको समझते हैं। हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना होता है कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिविडेंड में सारी टर्म्स जो हैं वो पावर जो है ना उनकी, वो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे पहले x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x यानी कि x की पावर 1 और लास्ट में होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। ये तो हो गया डिविडेंड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो डिवाइज़र है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पहले देखो x की पावर 2, फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है दोनों, डिवाइज़र और डिविडेंड। अब क्या है, अब हमको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए सिर्फ पहला टर्म देखा जाता है। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स की पावर माइनस एक्स स्क्वायर सर। नहीं माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली ये टर्म चाहिए ना मुझे, सर एक्स स्क्वायर सीधा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऊपर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मैंने सबसे पहले ये देखा इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म के, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगी, एग्जैक्टली ये वाली टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर से तीनों टर्म को एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब, बिल्कुल सही, माइनस 2x क्यूब। और एक्स स्क्वायर इंटू के कितना हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही, प्लस के एक्स स्क्वायर। अब होता क्या है कि जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो जो है सब्ट्रैक्ट होती है, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब सबके साइन चेंज कर दो। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब, सही है। प्लस 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखो, प्लस 16 माइनस के और ब्रैकेट के बाहर लिख दो ऐसे एक्स स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। 16x स्क्वायर में से प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का के एक्स स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर लिखने की बजाय आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर बाद में लिख लो, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, समझ गए। उसके बाद जो आगे की दोनों टर्म्स हैं इनको एज इट इज कॉपी करो नीचे, माइनस 25x और प्लस 10, ये हमने एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, नो सर ठीक है। चलिए अब फिर से देखना है, पहला टर्म देखना है, फिर से देखो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, 4x, सोच कर बताओ एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, माइनस 4x। मुझे एग्जैक्टली यही टर्म चाहिए, विद साइन चाहिए, तो क्या करूँगा, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 4x, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तब माइनस 4x क्यूब आएगा, तो ये हो गया माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x इंटू माइनस 2x क्या, प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू प्लस का के, बोलो माइनस 4k x को थोड़ा बाद में लिखो। अब क्या करेंगे, नीचे वालों की साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब चाहे तो इसको ना चाहे तो रफ में करके देख लो, मैं इसमें सीधा यहाँ पर तो सीधा लिखेंगे लेकिन रफ में करके देख लेना कि मैं कर क्या रहा हूँ। 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस का है, ठीक है, और ये है माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इधर भी और इधर भी कॉमन लेकर बाद में लिख लो। 16 माइनस के माइनस 8 और कॉमन लेकर बाद में लिख लिया एक्स स्क्वायर। 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 8, तो ये हो गया 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, इसको सॉल्व तो कर लिया रफ में, और यहाँ पर जो आउटपुट आया वो सीधा लिख दिया क्या, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अगला देखते हैं, माइनस का 25x और प्लस का 4kx, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस का 25x और प्लस का 4kx। तो क्या करो, x ले लो कॉमन और ब्रैकेट में क्या बचेगा, -25 प्लस का 4k, बाहर x लिख लो या पलट कर लिख लो, 4k माइनस 25 लिख लो, ब्रैकेट में मर्जी है आपकी। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 4k माइनस 25 इंटू एक्स, समझ गए? और लास्ट वाला टर्म क्या, प्लस का 10, तो प्लस के 10 को एज इट इज कॉपी कर लो। फिर वही काम करेंगे जो पहले किया था। क्या किया था, पहली टर्म देखो, बस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए, ए क्या -8 नहीं, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि पूरी ये टर्म आ जाए, 8 माइनस के, बस 8 माइनस के, नहीं कुछ नहीं, बस मुझे एग्जैक्टली यही टर्म चाहिए, तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, 8 माइनस के। मैंने यहाँ लिख दिया प्लस और ब्रैकेट में 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू -2x, इसको मैं लिख रहा हूँ, रफ में लिख रहा हूँ, 8 माइनस के इंटू -2x इंटू 8 माइनस के, इसको जरा एक्सपेंड कर दो, x को तो रखो बाहर, बस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, जब -2 को अंदर, x को बाहर रहने दो केवल, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो -16 और प्लस का 2k, क्या लिख सकते हैं, 2k माइनस 16 इंटू एक्स, ये लिखा जा सकता है। तो 8 माइनस के को -2x से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 2k माइनस 16 इंटू एक्स, तो लिखो प्लस का, भाई ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन जो है ये मजाक नहीं है, ध्यान से समझ लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 2k माइनस 16 इंटू एक्स, जरा सा ऑर्डर आगे पीछे हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा, तो 2k माइनस 16 इंटू एक्स ये हो गया। उसके बाद 8 माइनस के को k में मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, सीधा लिखो k इंटू 8 माइनस के इंटू 8 माइनस के, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 4k माइनस 25 माइनस 2k माइनस 16 ये करना है, ठीक है। x दोनों में कॉमन है ही, x दोनों में कॉमन है ही, तो क्या करना है आपको, 4k माइनस 25 माइनस 2k माइनस 16, तो क्या हो जाएगा, 4k माइनस 25 माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस 16, तो 4k माइनस 2k हो जाएगा प्लस का 2k, और माइनस 25 प्लस 16 हो जाएगा माइनस का 9 और बाहर x, ये हो गया। अब जरा कांस्टेंट टर्म देखो, समझ रहे हो, बात करके आ रहा है समझ में बीच में, तो जरा देखिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, इस पूरे को कर्ली ब्रैकेट में डाल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसमें कहीं कोई x वाली टर्म है ही नहीं, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, इन्होंने ये बोला कि इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है ना, वो रिमाइंडर आता है x प्लस a, हमारा तो ये आ रहा है रिमाइंडर, अब ये डिवाइड नहीं होगा, रीज़न क्या है, इस यहाँ सबसे बड़ी टर्म है x स्क्वायर और यहाँ सबसे बड़ी टर्म है x वाली टर्म, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा फिर, तो ये जो आया है हमारे पास, ये आ गया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आया है। तो अब आप ये देखें कि हमारा रिमाइंडर है 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, हमारा तो ये रिमाइंडर आया है। और इनका रिमाइंडर क्या है, इनका रिमाइंडर है x प्लस a, x प्लस a, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग द लाइक कोफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेटिंग द लाइक कोफिशिएंट्स
ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो लाइक कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट कर दो। अब ये इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है, इधर देखना जरा x का कोफिशिएंट क्या है 1 और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9, तो इसका मतलब 2k माइनस 9 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो लिखिएगा 2k माइनस 9 विल बी इक्वल टू 1, माइनस 9 को उधर ले जाओ तो 2k इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 9, मतलब 2k की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 5, k की वैल्यू 5 हो गई। पहली चीज़ तो ये। फिर उन्होंने पूछा था कि a बताओ आप, a कितना होगा, तो a कैसे बताएंगे, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है a, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, तो वही k की वैल्यू डाल दो। 10 माइनस 8 इंटू k की वैल्यू क्या है 5 प्लस k स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 8 5 जा 40 और 5 का स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 10 इज 35, 35 माइनस 40 इज माइनस 5, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 5, k की वैल्यू 5, a की वैल्यू माइनस 5, समझ गए? ठीक है जी। और कोई डाउट हो तो ज़रा सोच कर बताओ, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ तो बता रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। 8 बजे आ सकते हो तो आ जाना, मैं उधर भी आज मैथ से कराऊंगा, मैथ कराओगे? मैथ से कराऊंगा, आ जाना 8 बजे, कल है ना पेपर 2। हाँ बस बेटा 2 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। बताओ। कॉम्पोजिट नंबर वाले का क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहा कौन सा है? कॉम्पोजिट नंबर पेज नंबर कौन सा? 11 कॉम्पोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि जिसमें मतलब प्राइम नंबर के अलावा भी, मतलब अपने अलावा भी किसी और नंबर से वो डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब जरा देखिएगा, तो स्मॉलेस्ट टू डेट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 2 डिजिट बोल रहे हैं 10, क्योंकि वो अपने आप से तो डिवाइड हो ही रहा है, उसके अलावा 2 से भी हो रहा है, 5 से। ये मिटा दो, सबने नोट कर लिया? ट्रायंगल्स के पाइथन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? कौन से वाले? पाइथागोरस वाले ट्रायंगल्स में पाइथागोरस तो सिलेबस में ही नहीं है, हमारा आ रहा है वो, तुम्हारे में वो आ रहा है। उसका प्रूफ नहीं आ रहा, बस उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस मेरे को तो पता ही नहीं। कर लो, पेपर में थोड़ी लिख कर आओगे, मेरे को तो पता भी नहीं। बस बोर्ड पे
किसके लिए? बोर्ड के लिए हाथ में लिखे भाई बोर्ड कर दीजिए। सर मतलब कल की ये चिंता हमारे- नहीं है। सर हमारे स्कूल में सर ये कह देंगे कि ये डिलीटेड है, ये आ रहा है, ये डिलीटेड है, ये आ रहा है। और कहानी कभी भी पेपर कह तो तुम्हें देंगे। देना है, हाँ? पेपर तो तुम्हें देना है। सर ये ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये ना पेज नंबर 11 एक्सरसाइज 1.2। पेज नंबर 11 एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में वो बोल रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई तो मैथ्स से लेकर फिलोसफी में प्रोबेबिलिटी और आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी तो करा देंगे, छोटा सा चैप्टर। सर आदमी का है। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13। भाई बातें नहीं प्लीज। 7 into 11 into 13 plus 13। मैम ने बहुत खतरनाक क्वेश्चन है क्या ना प्रोबेबिलिटी से। एक तो ये दे रखा है नंबर, ठीक है, और दूसरा नंबर दे रखा है। दूसरा नंबर दे रखा है 7 into 5 6। अरे चुप हो जाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का उल्टा। अभी बताता हूँ क्या करना है इसमें। जैसे ये वाला नंबर है तो इधर 7 into 11 into 13 है और इधर भी 13 है। जब ऐड हो रहे होते हैं ऐसा, अच्छा जैसे 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक नंबर प्लस मतलब एक नंबर ऐड हो रहा है, तो मैं इधर से इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, तो मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है ना भाई। इधर सिर्फ 13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? 13 into 1, एक तरह से 13 into 1। मैंने 13 ले लिया कॉमन। लेकिन सर 13 8 भी तो हो रहा है ना सर। कोई बात नहीं, तभी तो ले रहा हूँ ना कॉमन। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैं कॉमन ले ही नहीं पाता, हम एडिशन वाले में ही कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 13 लिया कॉमन, तो एक नंबर तो ये है पूरा। यहाँ से जब 13 कॉमन लिया तो क्या बचा? 7 into 11 77 बोल दो, ठीक है, और प्लस 1। तो इसका मतलब यहाँ हो गया 13 into 78। तो ये 2 नंबर हो गए। अच्छा अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट नंबर, +1 क्यों है? क्योंकि 13 ले लिया ना कॉमन, तो 13 को हम ये बोल सकते हैं बेटा 13 into 1, है ना। तो जैसे यहाँ पर 7 into 11 into 13 था, 13 लिया तो 7 into 11 बचा बस। 13 into 1 था, यहाँ से 13 ले लिया तो यहाँ केवल 1 बचा। अभी समझ गए? हाँ? ऐसे ही ये देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले सारे के सारे नंबर होते हैं, इन सारे नंबरों को हम ये कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन वाले सारे नंबर हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल नंबर लिखा जा सकता है, ठीक है। और एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 5 जो कि ऐड हो रहा है, तो इधर भी एक 5 आ रहा है और इधर भी एक 5 आ रहा है, तो 5 निकाल लो कॉमन। सेकंड जो हमारा नंबर है इसमें हमने 5 ले लिया कॉमन। जब 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो उसको। और क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 1 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, लास्ट में 5 लिखा हुआ था, 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 बचा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये देख लीजिए, 7 6 42, 4 3 12, 2 4 3 12 into 2 ऐसे 0.008 आ रहा है। देख रहा हूँ। 42 into 2 कितना हो गया? 84 84 into 12 plus 1 5 into 12 4 48 12 8 96 5 into 96 और 4 96 और 4 कितना हो गया? 100 1008 plus 1 तो 1009 1009। तो हम ये कहेंगे, उन्होंने बोला है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ना, ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर क्यों है ये आपको बताने हैं। कोई प्राइम नंबर बताओ, जैसे मान लीजिए 2 है,
तो क्या इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू समथिंग ऐसे करके कुछ लिखा जा सकता है? नहीं लिख सकते हम, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं बस, मतलब वो अपने ही टेबल में आएगा। लेकिन ये वाले जो है ये 13, ये वाला नंबर पूरा ये 13 के टेबल में भी आ रहा है, 78 के टेबल में भी आ रहा है, ये नंबर 5 के टेबल में भी आ रहा है, 1009 के टेबल में भी आ रहा है। किसी प्राइम नंबर को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, कंपोजिट नंबर को ही लिख सकते हैं। प्राइम नंबर को क्या लिख सकते हो? दैट नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाई 1, बस ये लिखा जा सकता है। यहाँ पर 13 है और 78 है, तो दो बिल्कुल अलग अलग नंबर हैं। तो हम ये कहेंगे कि दिस नंबर इज ऑल्सो कॉम्पोजिट, दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, because it can be represented as the product of two numbers, as the product of two different numbers, like the product of two different numbers. ऐसे जिसमें इसका भी सेम चीज़ है, ये भी कंपोजिट है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स। तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर होगा, इसी वजह से दोनों नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर मेरे साथ कौन सा? सर पहले मेरा करवा m स्क्वायर प्लस 17 माइनस 84 n स्क्वायर। सर हाँ सर मेरा वाला डाउट सर छोटा है, पहले मेरा वाला अभी रुको तो सही जरा, m स्क्वायर प्लस 17 माइनस 84 n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करूँ या क्वाड्रेटिक से? ठीक है भाई, दे दो पीछे। हाँ जी, 4:15 बजे हैं क्या? देखना जरा, सर 420 वाला 5 मिनट लेट हो गया आज तो। जरा ट्राई करना कैसे होगा क्वाड्रेटिक से, अरे करो ना, कोशिश करो। चलो एक बात बताओ बस, जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला टर्म आता है एक्स स्क्वायर वाला। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर एम स्क्वायर वाला टर्म है। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है वो m है, जो वेरिएबल है वो m है, तो m स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो हो जाएगा a, m का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 17 इंटू n, वो हो जाएगा b, और ये वाला जो पूरा टर्म है ये हो जाएगा c। a, b और c मेरे पास आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालो m की वैल्यू, करो हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए x की जगह m है, करके देखो। इसी को लेकर सर आ गया सर डी आप एक काम करिए, इसको लिखिएगा कंपेयर इट विद, जैसे हम करते थे ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते थे, तो यहाँ लिखना am स्क्वायर। सर इसका कोई रूट होगा ही नहीं, हाँ इसका रूट होगा ही नहीं, क्योंकि सर जो डी की वैल्यू है वो 0 से कम आएगी, अभी देखो, माइनस
यहाँ पर a जो है m स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। फिर m का कोफिशिएंट मतलब m में मल्टीप्लाई होने वाली टर्म है 17n। इसे डी लगाएंगे। c हो गया माइनस का 84m स्क्वायर। अब सबसे पहले निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा यहाँ सर पर आंसर 4x-29 आ रहा है। अभी देख रहा हूँ, यहाँ पर आप ये कह ही नहीं सकते कि d हमारा लेस देन 0 है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर ये टर्म्स आ रही है ना, n आ रही है, तो n पर डिपेंड करेगा कि d आपका लेस देन 0 है या नहीं है। और n की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें आंसर n की टर्म्स में निकालना है। तो b स्क्वायर कितना हो गया 17n का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c कितना है माइनस 84m स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, तो 289m स्क्वायर। और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 1 33, 336m स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करिए तो 9 और 6 15, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9 और 3 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 और 3 6 25m स्क्वायर। ये हो गया। देयरफॉर बाय quadratic formula, therefore by quadratic formula m is equal to x नहीं निकलेगा, यहाँ पर m निकलेगा। m is equal to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac ना लिखकर सीधा d लिख दो क्या, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने निकाल लिया ना, वही तो d है, प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो m इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस 17n प्लस माइनस अंडर रूट d कितना होता है 625m स्क्वायर और अपॉन 2a 2 इंटू 1 m इज इक्वल टू माइनस 17n प्लस माइनस 625 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 25n अपॉन 2 m is equal to minus 17n plus 25n upon 2 comma minus 17n minus 25n upon 2। एक बार प्लस वाला ले लिया, एक बार माइनस वाला ले लिया। माइनस 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा बोलो? प्लस का 8n अपॉन 2 और माइनस 17 माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस का 42n अपॉन 2। 21 जा और 2 4 जा, तो रिजल्ट क्या आ गया 4n कॉमा माइनस 21n। ये दो वैल्यूज आ गई। सर इसमें से अगर कोई वैलिड होता है कोई, इसमें से कोई क्या कहते हैं रियल रूट? हाँ रियल। अच्छा वो तब आएगा जैसे यहाँ पर तो n दे रखा है ना, ये n वाला एक टर्म आ रहा है इसमें। तो अगर मान लीजिए ये दोनों टर्म्स मतलब अगर ये रिजल्ट जो है जो d है वो हमारा नेगेटिव में भी आ जाता ना, तो भी मैं ये नहीं कहता कि मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करेगा n के ऊपर। तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल नंबर में जो d है वो d नेगेटिव में अगर आ जाता है तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसका तो रूट लेना ही पॉसिबल नहीं है। सर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो हम ये कह देंगे कि नो रियल रूट्स, फिर हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ गए? क्या दे रखा है tan थीटा? हाँ sin थीटा निकाल। tan थीटा की वैल्यू a अपॉन x दे रखी है, वो बोल रहा है sin थीटा निकालो। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक मिनट वेट करिए प्लीज। हेलो
हाँ जी जी सर, मैं बस 2 मिनट दे दीजिए प्लीज़, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ सर आपको 2 मिनट में कर दीजिए सर। और tan थीटा की वैल्यू a अपॉन x दे रखी है, वो बोल रहे हैं sin थीटा निकालो। तो क्या करना है कि ये जो है ना, ये तो एक तरह से मेरे पास हो गया। हम इसमें ना कोई एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी कभी रेशो होता है, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है कि मदर का और सन के एज का रेशो 5:2 है, तो मैं कह देता हूँ कि मदर की एज को 5x मान लो और सन की एज को 2x मान लो, हम ऐसे मान लेते हैं। तो इसका मतलब जब भी रेशो होता है तो हम कोई एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साथ। तो p की वैल्यू मैं मान लूँगा a के a इंटू के, सिमिलरली b की वैल्यू मान लेंगे x के, p की वैल्यू a के, b की वैल्यू x के, ये मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर k स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर k स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अभी ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया है। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें k स्क्वायर ले लो कॉमन, डायरेक्टली a और x लेकिन चल सकते k ना जरूरी है। वो लिखना ज़रूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। हालांकि डायरेक्टली भी लिखोगे ना तो भी रिजल्ट गलत नहीं आएगा, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो हाइपोटेन्यूज में हमने देखा कि k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो k स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो h कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ले लो, तो k स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो सीधा सीधा k हो गया, और इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर क्योंकि ये दोनों एडिशन में है ना, तो एडिशन में हम डायरेक्टली अंडर रूट नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद आप कहेंगे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है a के, और हाइपोटेन्यूज क्या है k इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। k से k कट गया तो a अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको तो ऐसे कर सकते हैं। सर इसे करेंगे अभी, क्या करें बेटा? सर इसे रैशनलाइज करेंगे अभी। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़िए। ठीक है, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल देखें। हाँ, शाम को पूछ लेना 8 बजे ना, उसमें करा दें। इतने बाकी और चैप्टर्स करो रिवाइज, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लेना। और कुछ सर मेरे को क्वाड्रेटिक में बहुत सर आज ही मेरे हाफ रिलीज खत्म हुआ है, तो अगर आपके पास टाइम है तो मेरा चैप्टर नहीं करवा दीजिए, क्योंकि फिर मैंने ज्वाइन किया तो मेरा वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं करवा दूंगा आपको। अभी पहले 1-2 बच्चों के पेपर रहने बेटा, वो खत्म हो जाए, फिर मैं करवा दूंगा, पक्का करवा दूंगा। ओके सर। सर और एक मेरे आईटीएस आई कौन सा? आई वाला आई का अच्छा, हाँ वो बस मैं कहीं नहीं मिल पाया, चलिए करके भेजूंगा मैं। सर ऐसे बेसिक सॉल्व नहीं लगा रहा हूँ। पहले सभी बच्चों से फ्री हो जाए।